सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगना है ना, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। जी कितना है बेटा हमारे पास? 6.67 10⁻⁻11 m1 m2 by 1 का स्क्वायर। तो यस इट इज 40.02 10⁻⁻11 न्यूटन। जो कि आप देख सकते हो कि काफी छोटी फोर्स है जो इनके ऊपर लग रही है ना। यस यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। In the figure shown, find gravitational force on 2 kg mass, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg मास। देखें Sir, 14 into 10 raised to power minus 11. 14। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली आपने उसको 6.67 को 7 ले लिया, Yes, sir. है ना। बट वैसे इतनी टफ कैलकुलेशन भी नहीं थी कि आप उसको डायरेक्टली ना कर पाते। चलो खैर, जैसे 4 kg 2 kg पे एक फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा? इस तरफ। और 3 kg वाला भी 2 kg पे फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा। तो पहली बात तो ये जो दोनों फोर्सेस आ रही हैं, जैसे ये फोर्स आ रही है F2, ये वाली फोर्स आ रही है F1। तो F1 और F2 ना अपोजिट है एक्चुअली। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा, F1 कितनी है? देखो F1 हो गई G इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो 8G होगी बेटा। और F2 कितनी होगी? 6G। G इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 6G, है ना, दैट इज 6G, है ना। अब एक बात बताओ, जो ये F1 F2 है ना, ये अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में है? अपोजिट इन डायरेक्शन। Direction. अपोजिट है, तो ये F1 माइनस F2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 8G माइनस 6G, किसके बराबर हो जाएगा? 2G। है ना। आप चाहो तो G की वैल्यू डाल भी सकते हो, बट अदरवाइज G की वैल्यू इतनी भी रख सकते, मतलब ऐसे भी छोड़ सकते हो कि मेरी आंसर्स इसी फॉर्म में दिए होते हैं बेटा, ठीक है ना, ऑप्शंस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। In the figure shown, find net gravitational force on the particle placed at A. Oh, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
जिसकी तीनों साइड्स ए के बराबर है, इनके तीन वर्टिसेस पे तीन पार्टिकल्स रखे गए हैं, तीनों के मासेस भी सेम है m ईच। ये वाला वर्टेक्स मान लो ए है, ये वाला बी है, और ये वाला वर्टेक्स मान लो सी है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी एक्चुअली। अब आप बता दो कि जो ए पे मास रखा हुआ है उस पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नेट। √3 gm²/a²। जी बेटा ठीक लग रही है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो जी, अब एक चीज देखो ना एक्चुअली, ये जो बी वाला पार्टिकल है ये ए वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये जो फोर्स आएगी वो आएगी g m²/a²। सिमिलरली सी वाला पार्टिकल ए वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी g m²/a² ही आएगी। यानी कि मैग्नीट्यूड में ए वाले पार्टिकल पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अलग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। Agree. तो बेटा नेट फोर्स आप कैसे निकालते हो, a² प्लस b², जैसे वेक्टर सम करते हैं ना, 2ab cos 60 डिग्री। ये हो गया जी मेरे पास, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये 2f² प्लस 2f² और cos 60 डिग्री क्या हो गया, हाफ हो गया ना। देखो ये 2 से 2 चला गया, तो 2f² प्लस f² किसके बराबर हो गया, देखो ये 3f² का रूट, तो ये हो गया ना √3f। और f आपको पता ही है यहाँ पे किसके बराबर है ना, तो gm²/a² है ना। ये आ गया जी मेरे पास। हाँ भाई समझ में आई बात, ये क्लियर है। Yes, चलो जी, sir. बड़े अच्छी बात है जी फिर तो। आओ जी आगे देखते हैं जी एक्चुअली, एक और सवाल करते हैं। काफी सवाल करने हैं एक्चुअली हमने आज इसमें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी मेरे पास क्या है यहाँ पे, in the figure shown find net gravitational force on the particle placed at centroid of triangle। है जी, आपने निकाल लिया। तो सेंटर में होता है बिल्कुल, तो 0 होगा। सेंटर में होता है तो 0 हो जाएगा, है एक सर, रूल होता है। सर 120 डिग्री पर होगा, इसलिए वेक्टर में 0 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये ठीक बोले आप। चलो बाकी लोग निकालो, देखो ये जो सेंटर पे पार्टिकल रखा हुआ है हमने सेंट्रॉइड पे, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही होंगी एक्चुअली, 3 लग रही होंगी ना। एक इधर को, एक इधर को, और एक इधर को। बिल्कुल सही बात है एक्चुअली। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे ये वाला डिस्टेंस अगर r होएगा तो ये भी r ही होएगा और ये भी r ही होएगा, तो ये तीनों फोर्सेस जो लग रही होंगी यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड में तो सेम ही आएंगी ना, F और ये F, यही होगी ना। तीनों फोर्सेस क्या हो गई, F F F। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, ये एंगल कितना हो गया इनके बीच का, 120 degree. 120. है ना। ये वाला भी 120 डिग्री हो गया और ये वाला भी 120 डिग्री हो गया एक्चुअली, हो गया। बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। अच्छा चीज देखो ना, आप 3 फोर्सेस ऐड करनी है, या तो तीनों के कंपोनेंट बना के ऐड करो, या फिर एक काम करो कोई 2 ऐड कर लो। जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ कि ये वाली दोनों ऐड करके ना इनके लिए रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ पहले F1। ये F1 इधर को आएगा, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा ना, ये आ गया मेरा F1। और कितना आएगा देखो जी यहाँ पे, F1 आ जाएगा, वही वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगा लो, F² प्लस F²
फिर 2f² cos 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं सॉरी 120. 120 डिग्री एंगल है यहाँ पे। -1/2 आ जाएगा। हाँ 2f², फिर 2f² इंटू cos 120 डिग्री -1/2 होता है बेटा, है ना? यस बिल्कुल सही बात है जी। देखो 2 से 2 कट गया तो -f² आ गया, तो फिर ये f ही आ गया एक किस्म से, यस क्योंकि ये 2f² -f² ही आया ना, फिर f² ही बचा, फिर वो f ही आ गया। इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगी, अब देखो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, अब F1 और F को ऐड करना है ना, ये अपोजिट नहीं है। यस सर Yes, नेट sir. फोर्स क्या हो जाएगी, F1 माइनस F, कितनी होगी F माइनस F, कितनी आ गई, 0 नहीं आ गई एक्चुअली, है ना? तो ये 0 आ गई एक्चुअली हमारे पास, देखा जाए तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0 हो गई एक्चुअली। क्लियर है जी, क्लियर है? यस चलो सर बड़ी अच्छी बात है जी। फिर तो अगला सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। लिखा है जूम है, लेकिन मैंने दोबारा रीड करा ना, सिर्फ 4 बच्चे, मैं, मैडम और 2 बच्चे और। राधिका सारी बातें माइक ऑन करके करनी है, बंद करके कर लो थोड़ी सी। इनफाइनाइट identical particles each with mass m are placed on x-axis as shown, है ना, as shown. Find net gravitational force on particle placed at origin. ये वाला पार्टिकल जैसे x इक्वल टू 0 पे रखा है, ठीक है बेटा, फिर हमने अगला पार्टिकल x इक्वल टू 1 पे रख दिया, फिर x इक्वल टू 2 पे रख दिया, इस तरह से बेसिकली, है ना, समझ रहे हो? तो इस तरह से हमने पार्टिकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एक और रख देता हूं, ये मान लो x इक्वल टू 4 पे रख दिया, हैं सबके मासेस एम ही। ये जो ओरिजिन पे रखा हुआ है इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है ये निकालनी है हमने। हाँ जी, नहीं आया बेटा? 4gm/3 बिल्कुल सही है, 4gm²/3 आएगा बेटा, मेरे को लगता है। यस सर हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसा है ना, जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इस वाले मास पे कितनी फोर्स लगाएगा, देखो ये वाला पार्टिकल, ये मान लो इधर लगा देगा फोर्स F1, लगा देगा जी F1, तो मेरे पास आ गई दिस फोर्स इज F1। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल कितनी फोर्स लगाएगा इस पे, ये लगाएगा F2,
है ना। तो ये मेरे पास फोर्स लगा रहा है F2। इसी तरह से ये वाला पार्टिकल देख लो, ये वाला भी कुछ फोर्स लगाएगा और ये फोर्स इस तरफ लगाएगा एंड दैट फोर्स विल बी F3। ये देखो जी, मेन बात ये है कि ये जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं ये सारी एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। क्योंकि ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, देखो ऐड कर सकते हो ना डायरेक्टली यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी वो सिंपली F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरह से आती चली जाएगी। अब F1 कितनी होगी, देखो प्रोडक्ट ऑफ मास तो m² है पर सेपरेशन तो 1 ही है। F2 कितनी आएगी, वहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ मास m² है लेकिन सेपरेशन 2 हो गई, देखो है ना। यस सर। इसके और इसके बीच में तो 2 हो गए एक्चुअली। तो वाली फोर्स देखोगे वहां फिर आ जाएगा 1/4, फिर आ जाएगा 1/16 इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस बिकम्स योर जीपी। ये मेरे पास क्या हो जाएगी एक्चुअली, यहाँ पे जीपी हो जाएगी एक्चुअली, है ना। ये आ जाएगा मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा जी मेरे पास यहाँ पे। आ गया जी जीपी, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा जीपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 और कॉमन रेशियो हो जाएगी 1/4, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपको ये भी याद होगा कि जीपी का सम क्या होता था एक्चुअली, फॉर्मूला बताओ जीपी के सम का। -1। अगर इनफाइनाइट जीपी और रेशियो लेस देन 1 है तो A/1 - R ये होता था। तो यहाँ पे A क्या है, 1 1 - 1/4 तो किसके बराबर हो गया, देखो GM² 4/3 तो हो जाएगा 4/3 GM², यही आ गया ना। सो नेट फोर्स किसके बराबर हो गई, 4/3 GM²। हाँ भाई समझ आ गई बात, है क्लियर है जी। चलो जी बड़ी अच्छी बात है जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा फिर। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, अगर पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने x इज इक्वल टू 4 पे पार्टिकल लिया था, अगर हम 3 पे लेते तो अगली बात यह है कि फिर उसमें ना जीपी तो बनेगी नहीं फिर वो। सर उससे कैसे सॉल्व करेंगे फिर? देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई प्रोग्रेशन बनेगा एपी या जीपी तो ही मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। फिर आप उसको अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर सकते हो। आप देख तो सकते ही हो, जैसे पहली टर्म 1 है, दूसरी 1/4 है, तीसरी आपकी 1/9 हो जाएगी, फिर फोर्थ आपकी 1/16। आप यही कह रहे हो ना। यस सर। तो उसमें देखो वो आपका कोई वैसे ना उसको सॉल्व करने का तरीका तो होता है, +1 में मैथ्स में सिखाते हैं वो एक तरीका। π² में 6 आती है इसकी, है जी, π² में 6 आती है, वो प्रॉपर्टी होती है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक प्रॉपर्टी होती है। बट फिर भी वही बात है ना कि अब एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन के लिए तो नहीं सीख सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो यस सर। कि जस्ट फॉर 1 क्वेश्चन मैं कोई पूरा चैप्टर तो नहीं सीखने बैठूंगा। एक्चुअली मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ आसान, अगर वैसा आएगा नहीं कभी, वैसा तो मैं जानता हूँ कि कभी नहीं आएगा, लेकिन आ भी जाएगा। आप अप्रोक्सीमेशन कर, जैसे इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेशन पता कैसे कर सकते हो। आप देखोगे ना यहाँ पे टर्म्स इनफाइनाइट है लेकिन सम फाइनाइट है, ऐसा क्यों, सोच के बताओ। आपकी टर्म्स यहाँ पे इनफाइनाइट आ रही है ना, यस सर। लेकिन सम फाइनाइट आ रहा है, ऐसा क्यों। क्योंकि जो आपकी टर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं वो बहुत छोटी होती चली जा रही हैं। आप देख रहे हो, जैसे आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म जोड़ लो, खाली फर्स्ट और सेकंड टर्म 1 and 1/4 कितना हो गया 1.25, यस सर। और 1/16 हो जाता है रफली 0.625। तो यानी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म जोड़ लो तो ये 1.3125 हो गया एक्चुअली, हो गया। जबकि तुम्हारा फाइनल टोटल आंसर कितना आ रहा है 4/3 यानी 1.33। तो यानी जो तुम्हारी पहली 3 टर्म छोड़ के बाकी की जितनी भी टर्म्स बच गई, एक किस्म से इनफाइनाइट टर्म्स बच गई, उनका कंट्रीब्यूशन रफली 0.02 के आसपास आ रहा है। समझ रहे हो, यस सर। समझ रहे हो ना, 0.02 से भी रादर कम ही आ रहा है, बट 0.02 आ रहा है एक्चुअली। तो उस केस में आप पता है क्या कर सकते हो, पहली 3 या 4 टर्म्स ले लो और कैलकुलेट कर लो, यू विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। ओके सर, थैंक यू। है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करना है उसमें। यस सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा।
a mass m, capital M, is divided in two particles with masses x and m minus x, है ना, x and m minus x, ठीक है. They are now placed at a given separation. Find x for which their gravitational force will be maximum. सर m/2 पहले से किया हुआ सॉल्व, नहीं सर अभी दिया कैसे किया? सर डिफरेंशियल लेके सर 0 कर दिया मैक्सिमम पे 0 ठीक, इसमें ना आपने जैसे पार्टिकल को तोड़ लिया बेटा, एक का मास x है, दूसरे का m माइनस x है, ठीक है जी. इनमें ना कोई भी सेपरेशन आपने रख ली, मान लो r, मतलब आपने मास को डिवाइड किया ना, तो आपकी फोर्स कितनी आएगी बेटा ग्रेविटेशनल, देखो g x m माइनस x डिवाइड बाय r स्क्वायर, यही आ जाएगी ना एक्चुअली आपके पास. तो कितनी हो जाएगी, देखो ये g mx माइनस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगी एक्चुअली, ये होगी जी मेरे पास. अच्छा मुझे एक बात बताओ इसमें एक्चुअली कि जैसे अगर आप देखोगे x की अलग अलग वैल्यूज के लिए फोर्स की अलग अलग वैल्यू आएगी, पर f और x में रिलेशन तो मेरे को है ही है. तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कभी भी जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता है और एक क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए दूसरे की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो आप बोल सकते हो ना फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, df बाई dx किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के. अच्छा काम करो, df बाई dx करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे g बाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट की तरह हो गया, तो ये आ गया g बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे ये mx है ना, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 m और x स्क्वायर का हो गया 2x, इसको 0 डाल देना है. तो यहाँ से m माइनस 2x क्या हो गया 0, और x की वैल्यू किसके बराबर होगी m बाई 2. अच्छा कई बार ना बच्चों को जैसे ये डाउट रहता है कि भी हम हर बार ऐसा क्यों करते हैं कि मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो तो डिफरेंशिएट कर दिया. वैसे तो ये पॉइंट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कई बार कर चुका हूं, बट फिर भी डाउट खत्म होता हो तो बार बार एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है. जैसे आप f और x का ग्राफ बना लो, ये ग्राफ मान लो ऐसा आ गया, तो आप देखोगे ना एक पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो रही है ना, Yes. Yes. पॉइंट पे. अगर मैं उस पॉइंट पे स्लोप लिखूंगा तो कितना आएगा बता, चलो 0. 0. और स्लोप तो df बाई dx नहीं होता. Yes, sir. Yes. तो आप देखोगे ना कि मतलब अगर f और x में कोई रिलेशन है और आप x की वो वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं जहां पे फोर्स मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आप f को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, उससे मिल जाएगा स्लोप. जहां पे भी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा स्लोप क्या हो जाएगा 0. तो हम इस कंडीशन का यूज करते रहते हैं बार बार. तो जब भी मैक्सिमा ढूंढना होता है, मिनिमा ढूंढना होता है, एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और 0 के बराबर डाल दो. ठीक है, समझ आ गई बात ये. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी एक्चुअली. है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी क्या है यहाँ पे. टू यूनिफॉर्म identical copper spheres, है ना, copper spheres
each of radius capital R are placed in contact. ठीक है जी. The gravitational force between them will be proportional to देखो जी R square R की पावर 4 R की पावर -2 R की पावर -4. R की पावर माइनस और माइनस R की पावर माइनस R की पावर -2. अच्छा सेकंड थर्ड 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 सेकंड सेकंड वैसे अब क्यों गलत है वो पता चल जाएगा. अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो सेपरेशन कितनी आएगी इनकी 2R आएगी ना एक्चुअली. 2R 2R. तो इनके बीच का फोर्स कितना लिखा जाएगा Gm1m2 डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ना Gm² बाय 4R स्क्वायर. ये आ गया एक्चुअली. अच्छा बच्चे ना यहीं पे छोड़ देते हैं. बच्चे कहते हैं चलो जी ठीक है जी हो गया जी हमारा काम. तो उसमें बच्चे यही करते हैं ना कि भाई ठीक है भाई यहाँ पे हमारा जो है फोर्स की वैल्यू आ गई Gm² बाय 4R स्क्वायर आ गया एक्चुअली. और बस ठीक है जी. क्लियर है जी. दैट्स इट है ना. तो मतलब ये हो गया एक्चुअली. पर एक चीज सोचो ना क्या अगर जैसे कॉपर स्फीयर में 1 मीटर रेडियस का लेता हूँ और फिर 2 मीटर रेडियस का स्फीयर लेके आऊंगा क्या दोनों के मास सेम होंगे. नहीं होंगे ना. नो सर मतलब मास भी तो रेडियस पे डिपेंड करेगा ना. तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब. तो आपका जो फोर्स आएगा देखो इसमें ये हो जाएगा ना G/4R स्क्वायर. तो ये है चलो. फिर आपका ये नहीं हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब इसका स्क्वायर. ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा R की पावर 6/R की पावर 2 विच इज नथिंग बट R की पावर 4. तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पे आएगा वो R की पावर 4 है. ठीक है. तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस करते हो ना प्रोपोर्शनैलिटी वाले क्वेश्चंस तो उसमें जिस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल आप देख रहे हो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है एक्सप्रेशन में जो बाकी क्वांटिटीज आ रही हैं उनका उस क्वांटिटी से कोई रिलेशन ना हो. जैसे यहाँ पे मास का रिलेशन निकल गया रेडियस के साथ. भाई एक बात बताओ ना आपने यहाँ पे नीचे 2R क्यों लिखा था एक्चुअली. आपने मतलब फॉर्मूला तो Gm1m2 बाय स्मॉल r स्क्वायर होता है ना. R होता है सेपरेशन. तो स्मॉल r की वैल्यू 2R क्यों लिखी है आपने. क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ पे तो सेपरेशन 2R ही है सेंटर के बीच में. तो जिस तरह से आपने सेपरेशन को रेडियस के टर्म में लिखा मास को रेडियस के टर्म में लिखना चाहिए था. अलग रेडियस के लिए मास कॉपर स्फीयर्स का अलग अलग आएगा. समझ आ गई बात. तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4. अगला सवाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. पर सर क्वेश्चन में आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर का मतलब सेम मास नहीं होगा. हाँ सेम मास है. मैंने कौन सा बोला कि सेम मास है. पर मास अब बात नहीं समझ रहे. सेम मास है. ये मास 5 किलो ही है ये तो नहीं है ना. उसमें ये है ना कि एक का 5 किलो है तो दूसरे का भी 5 किलो है. अगर आप एक का मास बढ़ा के 10 किलो करोगे तो दूसरे का भी 10 किलो ही लेना पड़ेगा. यस सर. आइडेंटिकल का मतलब ये तो नहीं है ना कि 5 किलो ही रहेगा कि रेडियस जितना मर्जी कम ज्यादा करते रहो. ऐसा तो नहीं है ना क्वेश्चन में. नो सर. आइडेंटिकल का मतलब उनका आपस में सेम रहेगा. बाकी जितना एक का बढ़ेगा तो दूसरे का बढ़ाना पड़ेगा आपको. चलो जी. 2 particles each of mass m are moving along a circle of radius r. ठीक है जी. With
uniform speeds under their mutual gravitational force. Find speed of each particle, है ना? Find speed of each particle. हाँ जी, निकाल के बताओ जी आंसर। नहीं आया भाई? रूट जी बाय आर। नहीं, गलत है तो बिल्कुल ही। देखो एक चीज तो क्लियर है, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन पार्टिकल्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसीलिए एक पार्टिकल के डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पार्टिकल होगा, ताकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कहां से पास करे? सेंटर से पास करे। तो यहां पे आप बोल सकते हो, देखो एक्चुअली सीधा सीधा, हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स will provide centripetal acceleration। ठीक है ना? तो मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा बात बताओ, इनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा यहाँ पे? 2r 2r है ना, और सर्कल का रेडियस r है। देखो तो 1m तो चलो चला गया यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा g m/4r², और ये हो जाएगा v²/r। एक r ये चला गया, तो v की वैल्यू आ गई g m/4r का रूट। ठीक है जी। अच्छा इस तरह से ना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पार्टिकल्स लेके क्वेश्चन किया है, कई बार आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं 3 पार्टिकल्स वाले। तो जब 3 पार्टिकल्स वाले क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसमें 3 पार्टिकल्स फिर वो जब घूमते हैं ना सर्कल में, तो तीनों पार्टिकल को जोड़ दो ना आपस में, तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिखेगा। कई बार 4 पार्टिकल्स वाला होता है, फिर उसमें स्क्वायर जैसा दिखेगा। बट मेन बात ये है कि किसी एक पार्टिकल पे आप नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो, और वो हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उससे फर्क नहीं पड़ता कितने पार्टिकल्स आप ले रहे हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। Gravitational force between a uniform sphere and a particle is F. Now, a sphere of radius r/2 is removed as shown. Find new gravitational force on the particle.
ये जो डिस्टेंस है ना, ये सारा यहां रखा हुआ है पार्टिकल हमने, स्मॉल एम मास का, ये सारा डिस्टेंस 2r है एक्चुअली, ठीक है, जिसमें r इसका रेडियस है। सो दिस रेडियस इज r। तो पहले इनके बीच का फोर्स F लग रहा था, फिर हमने देखो जी क्या किया यहाँ पे, फिर हमने से एक स्फीयर में से एक और स्फीयर निकाल दिया। ये जो हमने स्फीयर निकाला, इसका रेडियस r/2। तो अब कितना फोर्स होगा वो आपने बताना है बेसिकली। F/8 हाँ जी, F/8 गलत है बेटा। F/2 F/2 F/2। अच्छा, वो भी गलत है। तो 7F/8 हम्म 7F/8 काफी क्लोज है लेकिन गलत है अभी भी। तो चीज बताओ एक्चुअली, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि मान लो टोटल मास इसका एफ एम था, तो शुरू में एफ कितना रहा होगा, Gmm/4r²। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, जब ये कंप्लीट था या नहीं था? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, है ना। शुरू में तो ऐसे ही था कि एक्चुअली इसके बराबर ही था, देखो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, बोल सकता हूँ एक्चुअली। अच्छा, यहाँ से फिर मैं काम करता हूँ कि यहाँ से अगर मैं Gmm/r² की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 4f के बराबर लिख लेता हूँ, ये बाद में काम आ जाएगा इसलिए। चलो देखेंगे। अब हमने ये नहीं पढ़ा हुआ कि जैसे रिमेनिंग पोर्शन की वजह से अगर आप निकालना चाहते हो तो जो आपका कंप्लीट की वजह से होता है माइनस रिमूव, और जो रिमूव्ड होता है वो माइनस कर लो एक्चुअली, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है एक्चुअली। वो कंप्लीट की वजह से f है, माइनस रिमूव्ड के लिए पहले आपको मास रिमूव्ड भी निकालना पड़ेगा ना। कितना मास रिमूव किया, देखो टोटल मास था m, कितने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, 4/3πr³। आपने कितना वॉल्यूम निकाल लिया, 4/3πr³/8। तो एक किस्म से आपने कितना मास निकाल लिया इसमें से, m/8। अब रिमूव्ड वाले पोर्शन के लिए देखो क्या हो जाएगा, है तो वो भी स्फीयर ही, तो मास m/8 हो गया, बाहर वाला पार्टिकल स्मॉल m हो गया। अच्छा एक बात बताओगे, ये वाला सेपरेशन अब कितना है, ये वाला, हाउ मच इज दिस सेपरेशन सेंटर से रिलेशन? 2R. अच्छा, तो यहाँ पे 3r/2 का स्क्वायर, बस इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो। f माइनस, यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 है तो 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Gmm/18r²। तो जरा ध्यान से देखना, f माइनस, बेटा Gmm/r² को 4f डाल सकता हूँ ऊपर से, बिल्कुल डाल सकता हूँ, तो ये 4f/18 आ गया, तो ये आ गया f माइनस 2f/9। तो किसके बराबर आ गया, देखो 7/9 के बराबर आ गया एक्चुअली ना। तो हमारी जो फोर्स आ रही है वो किसके बराबर आ रही है बेटा, 7f/9 के बराबर आ जाएगी। मतलब जो दिख रहा है तुम्हें शेडेड पोर्शन ना, उसकी वजह से इतनी फोर्स आएगी हमारे पास। क्लियर है जी, क्लियर है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है जी। एक्चुअली एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इंट्रा बाइनरी स्टार, ठीक है जी, 2 stars with masses m and 2m
separated by distance d are revolving about their common center of mass, है ना, common center of mass with uniform speeds under mutual gravitational force. Find speed of star with mass m. चलो जी, हाँ भाई आंसर बताओ। रूट 2g m by d। रूट m by 2g। रूट m by 2g। 2g। Root 4gm by 3d। ये Root 4gm by 3d। रूट 4g m by 3। D। अच्छा 3d होएगा ना मेरे ख्याल से नीचे। Yes sir। यस सर। ठीक है फिर ठीक है बेटा आपका। चल मैं आपको बताता हूँ, देखो तो ना जैसे मान लो कि दो स्टार्स हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा अभी हमने दो पार्टिकल्स वाला किए हैं। ये स्टार मास m का है ना, सॉरी 2m का है और ये वाला m का है, और ये इनका ना कॉमन सेंटर ऑफ मास है। ठीक है बेटा, तो देखो m वाला जो है यहाँ पे, इफ इट इज मूविंग विथ स्पीड v और दूसरे वाला मूव कर रहा है मान लो कुछ और स्पीड से, इनमें स्पीड इनकी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हमने ना एक्चुअली किया क्या था, वहां पे हमने ये लिया था कि उनके ना मासेस बराबर हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आ गया, जिसकी वजह से वो जिन सर्कल्स में घूम रहे थे उन सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम। तो इस करके वहां पे कॉमन सर्कल आ गया था। बट यहाँ पे 2m वाले का आप देख सकते हो सर्कल छोटा है और m वाले का जो सर्कल है वो बड़ा है। उसका कारण क्या है, देखो जी ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई इट इज सो। एक्चुअली बात ये है कि रहना इन्होंने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ही है हमेशा, दे विल ऑलवेज रिमेन एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो मतलब जितनी देर में 2m वाला मास यहाँ आएगा देखो, उतनी देर में m वाला मास यहाँ चला जाएगा। अब ये वाला जो रेडियस है, मान लो ये रेडियस है, मान लो r1 या r2 ले लो, ये वाला रेडियस ले लो r1, r2 उल्टा ले लो, सही बात है, ये r1 लो, ये ले लिया मैंने r1। अब सेंटर ऑफ मास से मासेस का डिस्टेंस कितना आएगा, देखो निकालें, यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो जी ये r2 निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, देखो हियर अगर आप r1 निकाल लो, चलो पहले जैसे m है तो r1 कैसे निकालते हैं, आपको याद है, m2d by m1 बाय m1 प्लस m2 है ना, याद है।
तो d/3 हो गया, सॉरी 2d/3। 2D अच्छा अगर ये 2d/3 है तो r2 फिर d माइनस r1 हो जाएगा, तो वो d/3 हो जाएगा। दोनों रेडियस आ गए एक्चुअली। अच्छा इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि जो फोर्स F लग रहा है वो m वाले मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। फोर्स कितनी लग रहा है इनके बीच में? g m 2m/d², दैट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया देखो इसका, v1/r1। एक m काट दो चलो, तो हो जाएगा 2gm/d² v1² और r1 कितना है देखो जी 2d/3, यही हो गया एक्चुअली। तो d तो चला ही गया यहाँ से, तो ये आ गया जी मेरे पास। तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, यहाँ पे v1 की वैल्यू आ गई 4gm/3d का स्क्वायर रूट, है ना, 4gm/3d का स्क्वायर रूट, ये आ गया जी मेरे पास, है ना। दिस इज द वैल्यू विच वी गेट। वैसे तो आंसर आ गया, अगर आपको v2 निकालना है तो v2 भी आप ऐसे निकाल लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल एक्चुअली बेटा। लेकिन ना यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं देखो, और वो क्या है, जितनी देर में 2m ने इतना एंगल रोटेट किया है m ने भी उतना ही एंगल रोटेट किया है कि नहीं किया है, बताओ? Yes. Yes, sir. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो क्या यहाँ पे ये कहना ठीक है कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी? Yes. Yes, sir. Yes. और एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना कई बार होता है मतलब कि जो बाइनरी स्टार है ये बड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग सा स्टार होता है कि दो स्टार एक दूसरे के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो इस करके लोगों को बड़ा मतलब अट्रैक्ट करता है ये बाइनरी स्टार। तो इसमें क्या होता है ना कि लोग इसके क्वेश्चंस बना लेते हैं एग्जाम्स में कि जैसे ये दो बाइनरी स्टार्स हैं, तो अगर एक का टाइम पीरियड t1 है दूसरे का टाइम पीरियड t2 है, तो t1 t2 में क्या रिलेशन होएगा, या t1/t2 क्या होएगा। वेलोसिटी का रिलेशन भी पूछ सकते हैं, v1/v2 क्या आएगा। देखो ω1 = ω2 है, तो ω1 क्या होता है? v1/r1। ω2 क्या हो गया? v2/r2। तो v1/v2 क्या हो गया? r1/r2। उस तरह से दैट इज नॉट अ इशू एक्चुअली। तो वो भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो कई बार इस तरह के रेशो टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हालांकि मैंने तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करवा दिया आपको कि स्पीड ही निकालो, क्योंकि वो भी जरूरी था एक्चुअली, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो सीधी सी बात है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुई, देखो इट इज द acceleration of an object, है ना जी, due to gravitational force acting on it, है ना, due to gravitational force acting on it। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी वजह से एक्चुअली इन जनरल वी कंसीडर अर्थ, planets or stars as uniform spheres, then acceleration due to gravity, है ना, acceleration due to gravity near the surface of earth can be found as, है ना, near the surface of earth can be found as, देखो जी
जैसे एक प्लेनेट है, मास एम रेडियस आर का, और मान लो आप एक पार्टिकल ले लेते हो, इसके सरफेस के काफी नजदीक है, मतलब इतना नजदीक कि उसका जो डिस्टेंस है ना वो रेडियस के कंपैरिजन में इग्नोर किया जा सकता है। तो इस पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। देखो एक्चुअली ये फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ये है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी सीधी सी बात है ना बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी आप खुद देखो, फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल। बेटा फोर्स कितनी हो जाएगी, जी mm बाय आर स्क्वायर, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है ना इसलिए आर स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली, डिवाइड बाय एम, एम कट के देखो यहाँ से, जो एक्सेलरेशन है जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से भी डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन आ रही है आपके पास, इसको हम लोग ये कह सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंगली कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, मास ऑफ पार्टिकल और बॉडी, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल और बॉडी। तो पार्टिकल या बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट हो जाता है एक्चुअली, वो हम देख ही रहे हैं एक्चुअली कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल, यानी स्मॉल एम यहाँ पे आ नहीं रहा। वैसे अर्थ के लिए तुम्हें पता है कि मास कितना होता है, मैं बताऊं, 6 × 10⁻⁴ kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, मतलब कैपिटल जी की वैल्यू डाल दो, एम की वैल्यू डाल दो और आर की वैल्यू डाल दो, तो आपको यहाँ पे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 मीटर/सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए मिल जाएगी एक्चुअली। किसी दूसरे प्लेनेट के लिए उसका मास और रेडियस डाल दो तो उसके सरफेस पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो भी मिल जाएगी एक्चुअली। यहाँ पे एक और छोटा सा इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे आपको एक चीज पता है, देखो यहाँ हम ये तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, डेंसिटी वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³। इसका मतलब जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके बराबर होगी, देखो gm बाय आर स्क्वायर, सो g बाय आर स्क्वायर, और m हो गया रो इंटू 4/3 πr³। तो आप देखोगे आर स्क्वायर में से कट गया ये एक्चुअली, तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू को आप gm बाय आर स्क्वायर लिखोगे, ये हो जाएगा 4/3 π0r, 4/3 π0r, ये वैल्यू आ गई जी मेरे पास, है ना, 4/3 π0r। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आप लिख सकते हो। अच्छा होता क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो हमारे पास ना वेरिएशन के भी होते हैं, कि जैसे आप किसी हाइट पे चले गए प्लेनेट से, सरफेस से, या गड्ढा खोद के, टनल खोद के नीचे चले गए सरफेस से, तो वहां पे फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा एक्चुअली। तो खैर वो तो वेरिएशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग पढ़ेंगे, तब देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। तो फिलहाल के लिए आपको बस इतना करने की जरूरत है कि इसके कोई क्वेश्चन नहीं करने आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। बाकी अब ग्रेविटेशनल फोर्स के मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट आरपीएस भी है हमारे पास, वो आप कर लेना एक्चुअली, ठीक है, टाइमली करते रहेंगे फिर बाद में डर नहीं आएगा। तो आज के लिए तो इतना ही है, इसकी वेरिएशन और फिर क्वेश्चन कल कराऊंगा। हाँ जी बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है? सर जो आज आपने 10th क्वेश्चन करवाया था सर, आपने r = 2md अपॉन m + 2m लिखा था सर, वो कैसे आया, वो नहीं समझ आया। सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते हैं बताओ? R1 होता नहीं है m2d अपॉन m1 + m2 दो पार्टिकल्स के लिए, है जी बेटा, होता है नहीं होता, याद है सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम का? नहीं याद है फिर थोड़ा सा कॉपी खोलो जाके अपना, याद करो उसको एक्चुअली, है ना। सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा किसी एक पार्टिकल से, उसका फॉर्मूला बनाया नहीं वो हम लोगों ने, कि जैसे m1 से देखनी है दूरी आपने, तो m1 से दूरी कितनी होगी, m2d / m1 + m2, और m2 से दूरी देखनी है तो m1d / m1 + m2, वो निकाला है बेटा हमने। तो मैंने जैसे m से देखनी थी दूरी, तो मेरे लिए m2 हो गया 2m, तो 2md / m1 + m2, ठीक है। और है डाउट किसी को कोई? सर
आप आइडिया दे सकते हो कि अर्थ का मास कैसे मेजर करा होगा? ऐसे ही कर लो आप, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पहले से ही पता है, कैपिटल आर पता है आपको, जी पता है, तो आप एम निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। सर साइंटिस्ट्स ने भी ऐसे निकाला होगा? हाँ एक्चुअली बड़े सारे तरीके होते हैं ना, मैं तो अभी फिलहाल ऐसे ही बता रहा हूँ एक्चुअली। अब वो मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, हाउ द मास ऑफ, अब आप अर्थ की तो छोड़ो, अर्थ पे तो आप रह रहे हो, मंगल ग्रह का मास कैसे मेजर किया होगा, ये कमाल की बात है ना। यस सर। सन का मास कैसे मेजर किया होगा, वहां तो हम गए नहीं आज तक। यस तो सर। इसमें ना एस्ट्रोनॉमिकल तरीके होते हैं हमारे पास, कंसेप्ट्स होते हैं और बड़े लॉजिकल कंसेप्ट्स होते हैं, बट हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के बिल्कुल ही बियॉन्ड है ना एक्चुअली। तो पूरे तरीके होते हैं उसमें, क्या है। और तो छोड़ो, अर्थ का रेडियस कैसे मेजर किया होगा कि 6400 किलोमीटर है। यस सर। बट ये होंगे तो अप्रोक्सीमेट ही ना, है जी। मतलब अप्रोक्सीमेट ही होंगे ना, मतलब ज्यादा ये close- देखो ऐसा होता है ना, शुरू में तो अप्रोक्सीमेशंस होते हैं जब शुरू में मेजर करते हैं, पर डे बाय डे हमारे मेथड इंप्रूव होते चले जाते हैं ना बेटा। मान लो अर्थ का रेडियस आप पिछले 400 साल से मेजर कर रहे हो, न्यूटन के जमाने से, मान लो 300 साल तो हो ही गए न्यूटन को, ज्यादा ही हो गए। तो आप सोच के देखो कि यार उस टाइम से अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपके मेथड चेंज होते गए, तो हर बार आप एक अच्छा मेथड लेके आ रहे हो तो काफी एक्यूरेसी आ जाती है। अगर आपको 100% एक्यूरेट है, यस दे आर नॉट 100% एक्यूरेट, बट काफी एक्यूरेट होते हैं एक्चुअली। आप सोच के देखो ना यार, इस लेवल तक एक्यूरेट होते हैं कि आप यहाँ से यार अर्थ से कोई स्पेस शिप भेज देते हो, स्पेस क्राफ्ट, या जैसे भी आप सैटेलाइट भेजते हो दूसरे प्लेनेट्स के लिए, आपकी एक्यूरेसी किस लेवल की रहती होगी कि वो एग्जैक्टली वहीं पहुंचता है ना। Yes sir. है ना। पीछे जब इंडिया वालों ने मार्स के लिए भेजा था तो उसका जो टोटल स्पैन था वो रफली 1.5 साल के आसपास था। मतलब वो सैटेलाइट मार्स पे पहुंचने से पहले 1.5 साल तक बीच में ट्रांजिशन वाले पीरियड में थी। तो आप सोच के देखो कि उनका कंट्रोल कितना ज्यादा है कि 1.5 साल के लिए उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी वो कितनी परफेक्ट रही होगी, आप सोच के देखो, है ना। Yes sir. मतलब हमसे तो कोई ये कहते हैं कि यार आप 1 घंटे के लिए कैलकुलेशन करके बता दोगे 1 घंटे बाद क्या आएगा, कितना मुश्किल है। तो आप इससे आप सोच के देखो कि फिजिक्स में लॉज कितने परफेक्ट होते होंगे और कितनी एक्यूरेसी होती होगी कि आप मतलब उन्होंने फ्यूचर डिसाइड कर लिया ना उसका, सैटेलाइट का। अर्थ से सैटेलाइट भेज रहे हैं, उन्हें पता है ना कि 1.5 साल बाद जाके वो अटैच होएगी मार्स से, पता है ना। तो दे हैव डिसाइडेड दैट फ्यूचर, एक्चुअली उन्होंने फ्यूचर कैलकुलेट कर लिया कि इसके बाद ये होएगा, इसके बाद ये होएगा, ये होएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ एक्चुअली, है ना। चलो जी, है बेल बज गई, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा जी, ठीक है बेटा जी। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।